अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। व्हाट इज नेक्स्ट? नॉर्मली ये सवाल है जो कि हम एक दूसरे से पूछते हैं, ये हमारे माइंड में भी होता है कि अब क्या चीज नई आने वाली है। खास तौर पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, सो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द era of टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। लेकिन ये क्लिक बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है आपको। आपने ये देखना है कि अब क्या चीज नई आ रही है जिसमें आपको क्या फायदा है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ऐसी इकोसिस्टम लेके आना या कुछ ऐसी चीजें लॉन्च करना, या यूं कहें कोई ऐसा आइडिया लेकर आना जिसके बाद ये एक्सक्यूज हमारे यंगस्टर्स का, हमारे इंजीनियर्स का, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, या वो लोग जो टैलेंट रखते हैं, जो स्टार्टअप कहलाते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि आप घर बैठकर ही आराम और सुकून से अपना काम कर सके, अपने टैलेंट को बेच सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर नौजवान नस्ल को देखा जाए तो हमारा टारगेट कुछ सीखने के बाद, डिग्री के बाद यही होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब अब कमाया कैसे जाए। तो ये कमाने का एक जरिया जो मैं आज अपने प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश करूंगी कि आपके लिए क्या क्या फायदे हैं घर बैठ के। बिकॉज फाइनली मैं बहुत दफा अपने प्रोग्राम में कह चुकी हूं कि कोविड-19 की ट्रेजेडी की वजह से ही, लेकिन फाइनली वी आर स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान। अब हम डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हो चुके हैं। क्लासेस ऑनलाइन, आपका बिजनेस ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, ये पॉलिसीज मेरे ख्याल से अगले कई सालों तक शायद हम इस तरह से अपनी लाइफ में इंडल्ज ना कर पाते। लेकिन अब फाइनली कोविड-19 की वजह से जिन लोगों ने कभी भी ऑनलाइन काम नहीं किया वो घर बैठकर काम कर सकते हैं। तो क्यों ना इस ट्रेजेडी से अब कुछ फायदा उठाया जाए। जरा ऑप्टिमिस्ट होकर सोच लेते कि कोविड जैसी सिचुएशन ने, या इन हालात ने हमें क्या क्या दिया है। तो आज के प्रोग्राम में जिस सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगी वो खास तौर पर यह होगा कि वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या वो सारे स्टार्टअप जो ये सोचते हैं कि ये आइडिया है, बीइंग एंटरप्रेन्योर, मैं इस चीज पर काम करना चाहता हूं, व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, मुझे गाइडलाइन कहां से मिलेगी, मुझे कौन बताएगा, किस तरह से मैं इस काम को शुरू कर सकता हूं। सबसे अहम बात कि जब आप कोई भी काम करने का सोचते हैं तो आप सबसे पहले चीज सोचते हैं कि इन्वेस्ट कौन करेगा, इन्वेस्टर कौन होगा। अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना मुश्किल आप समझे कि आपने एक कारोबार करना है, लेकिन अब उसके लिए आपको एक दुकान की, आपको एक इंटीरियर की, एक टीम की, स्टाफ की जरूरत नहीं है। वन मैन आर्मी के तौर पर, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगी कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप यूएस में काम कर सकते हैं अपने घर बैठकर बाकी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ। तो क्या सोचेंगे आप इस बात पे? इस बात पर जवाब जो है वो अपने पैनल से देंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ आपसे कराती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मैं समझती हूँ कि आपको पूरा प्रोग्राम लाइव देखना है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी बातें जो आगे आने वाले दिनों में आपको कामयाब करेंगी, छोटे छोटे क्रक्स आज आपसे शेयर किए जाएंगे। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। कासिम असद सलाम हमारे साथ मौजूद है, ये सीईओ है रिमोट बेस के। अब रिमोट बेस बेसिकली है क्या, ये हम इनसे भी जानेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको बार बार रिपीट करके इस चीज को बता सकूं कि आपके लिए रिमोट बेस है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अर्जिश, इन्हें कहते हैं अर्जिश आसिम इनका नाम है, ये सीईओ इजाद लैब है। एज नेम डिपिक्ट कि आप आपके लिए क्या इजाद किया है ये हम इनसे जानेंगे, और आपसे बहुत सारे आपके सवाल भी जो इनसे मुंसलिक होंगे, या इस इंजीनियरिंग फील्ड से या इस फील्ड के अलावा जो भी आप समझते हैं कि आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आज उसका जवाब इस प्रोग्राम में हम अर्जिश से लेंगे। अर्जिश कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम कि आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोग आए। अर्जिश आपसे शुरू कर लेती हूँ। अगर हम बात करें इस चीज की कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक आइडिया है, जो कि लोग बहुत कहते हैं, ये लेम एक्सक्यूज एक जमाने में हुआ करता था कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इस तरह के एक्सक्यूजेस। लेकिन अब अगर आप स्टार्टअप हैं, आपके पास एक आइडिया है, मतलब एक आइडिया से एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बशर्ते कि आपका आइडिया डिफरेंट हो। ये जो गाइडलाइन आप देते हैं, ये जिस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं कि इस तरह से करना है, कैसे कि ब्रिज का किरदार अदा करते हैं इजाद लैब बिटवीन द कस्टमर और जो काम करना चाहते हैं, बिटवीन द इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है। जी, सो आई थिंक बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि अपॉर्चुनिटीज़ लोग कहते हैं नहीं है। हमारा ये पर्सपेक्टिव है बीइंग एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स या कारोबारी जो लोग हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करते हैं, वो खुद चल कर नहीं आती। मैं इसमें कासिम की ही मिसाल लूँगा कि 15 महीने पहले जब कोविड आया, जब भी स्टार्ट हुआ, तो इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इन्होंने वहाँ से ट्रांजिशन किया, और जो फ्यूचर में एक नया मॉडल आ गया रिमोट वर्क का कि घर बैठे जो है अब लोग नौकरियाँ कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी बड़ा कल्चर हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे जैज़ हो या कोई और भी है, उनके
उनके लोग भी अब दफ्तर नहीं जाना पसंद करते, घर बैठे ही जब काम जो लैपटॉप पे करना है तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है। that's the point. और उसमें इन्होंने पूरा एक नया बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, उसमें कस्टमर्स ढूंढे, उसमें फिर इन्वेस्टर से कनेक्ट किया और वो कारोबार जो है बहुत ग्रो किया, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक नीड थी। इसी तरह अगर आप देखें करीम जो एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी है, एयरलिफ्ट आजकल बहुत एक मशहूर कंपनी है, शायद जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में भी ग्रॉसरी एयरलिफ्ट के थ्रू आती होगी। तो ये सारी कंपनियां आज से, करीम भी शायद को 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, $2.3 बिलियन में ऊबर ने खरीद लिया उसे। एयरलिफ्ट ने भी कोविड के आने के बाद अपना मॉडल चेंज किया और वो ग्रॉसरी डिलीवरी में आ गए और अब उन्होंने $85 मिलियन जो है वो रेस किया इंटरनेशनल इन्वेस्टर से, जो कि बिलीव करें उनके मॉडल में और जो काम उन्होंने किया और ख़ासकर पाकिस्तानी मार्केट में। और अब उस कंपनी की वर्थ $295 मिलियन है, शायद को $300 मिलियन के करीब। तो इस मुल्क में तो जो कंपनियां पब्लिक जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी वैल्यू उससे कम होती है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टअप में कोई तो ख़ास चीज़ है और हमारा रोल ये है कि एक तो हम ये मैसेज आवाम तक पहुंचाएं कि यार अगर कासिम कर सकता है, अगर उस्मान गुल एयरलिफ्ट बना सकता है तो आप भी कुछ बना ही सकते हैं ना। शायद वो करीम जितना बड़ा ना बने, शायद हम में से किसी से भी ना बने, लेकिन आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। इसका बहुत एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगियों पे भी, लेकिन शायद उससे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट है कि जो 50-100 लोग जिनकी नौकरियाँ कासिम फैसिलिटेट कर रहे हैं, या जो सैकड़ों लोग एयरलिफ्ट में काम करते हैं, या हज़ारों लोग जिन्होंने करीम में काम किया, उसके एग्जिट के बाद उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले, तो इसका मुल्क को बहुत फ़ायदा है। अच्छा अर्शिश, देखिए आपने बड़ी अच्छे से इस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान, इफ़ यू इट्स मीन यू आर गिविंग समथिंग टू पाकिस्तान ना, मतलब पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। सबसे अहम बात ये कि हम यहाँ पढ़े हैं, लिखे हैं, हम जो बनते हैं, हम जो सोचते हैं, अब तब टाइम आ जाता है इसको देने का, वापस देने का। तो हमें चाहिए कि हम किस तरह से कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करें कि चले हम तो कमा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को भी बेहतर किया जा सके। आपने जिन जिन स्टार्टअप का फिंगर टिप पर जिक्र किया अर्शिश, अगर इन सब की बात की जाए तो अल्टीमेटली हमने 2 साल से शायद सक्सेसफुल देखा है। बिफोर दैट वो 5 साल, वो 6 साल, वो अरसा हम नहीं भूल सकते जब एक स्टार्टअप ने काम शुरू किया तो नो वन नोज अबाउट दैट कि कौन कहां पर किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन बहुत कम वक्त में अच्छा काम करें तो अपनी जगह बनाना आसान होता है। यही एग्जांपल है रिमोट बेस की। अब रिमोट बेसिकली है क्या, रिमोट बेस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो क्या आपको इस सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में मैं दे सकूंगी कि आप यहां बैठकर यूएस में काम कर सकते हैं? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हम मेरे ख्याल से कासिम से जानते हैं। कासिम, जस्ट टेल मी कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, रिमोट बेस कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? सो हम पूरी ना चेन को ट्रैक करते हैं। सो वी फाइंड इंजीनियर्स, ढूंढते हैं इंजीनियर्स को, उनको फिर हायर करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं और फिर उन्हें दुनिया की जो सबसे इनोवेटिव कंपनीज हैं जो कि मेजॉरिटी सिलिकॉन वैली में होती है, यूएस के अंदर होती है, उनके साथ काम करने का मौका देते हैं। You place them over there. बिल्कुल। सो वो दे बिकम पार्ट ऑफ देयर एक्सटेंडेड टीम्स, तो वो उन्हीं के साथ काम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। और ये पहले कोविड से पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको गूगल जाना है, फेसबुक जाना है, किसी भी बड़ी कंपनी में जाना है तो आपको वीजा की जरूरत है। इट डजंट मैटर कि आप कितने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप एक वीजा का प्रोसेस नहीं पास कर सकते तो आप वहां नहीं जा सकते। फिर आप जाते हैं तो जो भी आप पैसे अर्न करते हैं वो सारे यूएस में रहते हैं। कुछ आप पाकिस्तान में अपनी फैमिली को पैसे भेजते होंगे, बट हमने इसको बिल्कुल फ्लिप कर दिया। अब आपको सिर्फ टैलेंट चाहिए और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप मुल्क का भी फायदा है, बाहर से आप फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं और आपका भी फायदा है बिकॉज यू गेट टू वर्क विद द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। और वो जब आप ट्रेन फिर हो जाते हैं, फिर यही लोग हैं जो अगली फ्यूचर पाकिस्तान का गूगल बनाएंगे या पाकिस्तान का फेसबुक बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने उन कंपनी के साथ काम कर लिया होगा। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसा वक्त ज़रूर है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस टॉपिक पे किए हैं कि अगर हम अमेजोन की बात करें, गूगल की बात करें, हम अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि घर बैठकर ही काम करते हैं। बट स्टिल ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला किस तरह से वापस लेकर आना है या किस तरह से हमने जनरेट करना है इस चीज़ को। चूँकि मैंने प्रोफाइल पढ़ी है रिमोट बेस की, 1.4 मिलियन रुपीज अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये वो चीज़ है, ये वो इनिशियल, मैं वेरी इनिशियल बात कर रही हूँ, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान लाई गई है।
अगर कम वक्त की बात करें तो 1.5 साल में किस तरह से आपने काम किया, किस तरह से इस चीज़ को बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब आगे लेके चल रहे हैं? बिल्कुल। सो अभी हमने रिसेंटली, जिस तरह आपने कहा, $1.4 मिलियन रेज किए हैं। उसको जब स्टार्ट किया था तो बस मैं था, मेरा को फाउंडर था, 2-3 लोग होते थे। तो इंटरव्यूज लेने होते थे तो लाइक लिटरली मैं लोगों को कॉल करता था, आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, कहते थे 8 बजे, फिर 8 बजे इंटरव्यू भी मैं खुद ही ले रहा होता था। मतलब ये वन मैन आर्मी वाला काम है कि हमें सारा कुछ खुद ही करना है। इनिशियली स्टार्ट इसी तरह हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है ग्रो करते गए, यू नो वी गॉट रियली गुड क्लाइंट्स। हमें बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे एडवाइजर्स मिले, फिर टीम बढ़ती गई। अब कोई हम 65-66 के करीब हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर हम 120-130 तक जा चुके होंगे। अच्छा ठीक है कासिम, देखिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो इनिशियली आपको फीडबैक क्या मिलता है? क्योंकि फीडबैक और रिव्यू से आपको इस चीज़ का अंदाजा होता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी हमारे सिस्टम में थी। अब हमारा जो इकोसिस्टम है, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है कि आप किस तरह से स्टार्टअप्स को जगह दे रहे हैं, किस तरह से वो सिस्टम बना रहे हैं जिसमें तमाम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं आराम से इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहला स्टेप या पहला इनिशिएटिव ले सकता हूँ। आशीष, आप इस हवाले से बताएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह का कोई काम करते हो ना तो आप लोग, बहुत सारे वो लोग मिलते हैं जो कि बड़े अच्छे आइडियाज लेके एक अरसे से सिर्फ बैठे होते हैं। जरूरत किस चीज़ की होती है, किस अमर की होती है कि आपने उसको गाइडलाइन देनी होती है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर हमारे देखने वालों के पास कोई बेहतरीन सा आइडिया है तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट की बात भी की जाए तो किस तरह से अपना काम शुरू किया जाए? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपने जो इकोसिस्टम की बात की, एक तो ये कि बड़ा ज़रूरी है स्टार्टअप इकोसिस्टम का एग्जिस्ट करना, कि मेरे पास अगर कोई आइडिया है, मैं जाके घर वालों को बताऊं कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पाकिस्तान से अमेरिका कनेक्ट करेगी, तो शायद उन बेचारों को कभी समझ ही ना आए टेक्नोलॉजी से, और शायद हमारे रिश्तेदारों को भी ना आए। तो वहाँ से इतनी इंकरेजमेंट हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है टेक्नोलॉजी की सोसाइटी में इतने लेवल पे। लेकिन फिर जब हम कासिम जैसे लोगों से मिलते हैं, या हम प्लान 9 जैसे जो लाहौर में इंक्यूबेटर है वहाँ चले जाते हैं, तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। और यही इकोसिस्टम है कि आपको ऐसे लोग मिलें जो सिमिलरली उसी जर्नी से गुजर रहे हैं, जो कोई आइडिया लेके आए, जो लगे हुए कुछ ज़रा एडवांस स्टेज पे होंगे, जिस तरह कासिम ने बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट भी रेस कर ली है, कुछ आपकी तरह अर्ली स्टेज पे होंगे, लेकिन वो सारे जो हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कासिम भी या बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स इसी जर्नी से गुजरे हैं। आप करीम के फाउंडर को भी ईमेल करेंगे तो बड़े चांसेस हैं कि वो रिप्लाई कर दे कि यार तुम जो है ना ये 2 चीज़ें इस तरह करके देख लो, क्योंकि वो बड़ा रिलेट करते हैं कि उनके पास भी गाइड करने के लिए कोई नहीं था। और ये एक बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग, जो एक दूसरे की बड़ी मदद करती है। फिर इसी में हुकूमत ने इंक्यूबेटर्स बना दिए कि आओ फ्री में ऑफिस स्पेस ले लो, ट्रेनिंग भी देंगे, आपको सिखाएंगे करना किस तरह है। फिर जब वो थोड़ा बहुत स्टार्ट ले लेते हैं, फिर कुछ हद तक हमारा रोल आ जाता है कि अच्छा यार आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करते हैं, आपको कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाते हैं, आपको बताते हैं कि अच्छा आप कंपनी ग्रो किस तरह होती है, ठीक है, चाहे ट्रेनिंग के थ्रू या कनेक्ट कराने से। और मेनली जो मुझे लगता है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल शायद हमने प्ले किया है, बहुत से इदारे करते हैं, वो सिर्फ कनेक्ट करने का, कि कभी हम कासिम को अगर किसी ऐसे बच्चे से ही मिला दें जिसको अभी आइडिया आया, तो इसका एक्सपीरियंस ही उसे बहुत गाइड कर देगा। तो सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा करते रहें, वो अच्छा काम खुद ही कर लेंगे। अच्छा देखिए, आपने इसको इतनी अच्छे से मतलब ब्रीफ कर दिया है कि मेरे देखने वाले इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि हम बात करें दरअसल उन लोगों की जो ये समझते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन गाइडलाइन उस तरह से नहीं है। अगर हम बिजनेस टाइकॉन्स की बात करें, वो लोग जिन्होंने शुरू स्टार्टअप से किया, नाउ दे बिकेम बिजनेस टाइकॉन्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे और बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ अब वो काम कर रहे हैं। बड़ी फिंगर टिप्स पे आपने 2-3 ऐसी कंपनीज़ का नाम लिया है, लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि जब हमने शुरू किया तो इस तरह से प्लेटफॉर्म्स हमारे पास गाइड करने के लिए नहीं थे। अब लोगों के पास, आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो बड़ा जरूरी है कि डिजिटल पाकिस्तान पे स्विच करने के लिए अवेयरनेस देना। जैसे आपने कहा कि अम्मा अब्बा को इस बात पे कन्विंस करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि क्या इकोसिस्टम है, टेक्नोलॉजी क्या है, घर बैठ के यूएस में कैसे काम किया जा सकता है। आप बताएं कि गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए कि एक्सेस बड़ी ज़रूरी है आपकी। अगर हमने बात करें इस पूरे कोविड की तो क्लासेस ऑनलाइन कर दी, बिजनेस कर दिया, लेकिन इंटरनेट की रसाई हर इलाके तक या हर उस जगह तक जहाँ पर लोग आइडियाज़ रखते हैं लेकिन वहाँ पर रसाई मुमकिन नहीं है। इस हवाले से क्या करना चाहिए? जी, एक तो ये कि थोड़ा बहुत मैं फेडरल गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पे एडवाइस भी करता रहता हूँ। तो पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, जिस तरह हर गवर्नमेंट के होते हैं, इनके भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम इंटरनेशनल
मार्केट में देखें, अगर हम देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच गए हैं, तो अभी भी शायद हम बहुत पीछे हैं। अभी भी जो है गिलगित में इंटरनेट का मसला है, अभी भी जो है 3G 4G बहुत से छोटे शहरों में नहीं आता। अब अगर कोई फ्रीलांसर जो है, आपने फ्रीलांसिंग की बात की, वो कोट अद्दू में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर तो उसका DSL ही नहीं सही चलता, वो बेचारा क्या काम करेगा। तो उन सारों को, और ये कोविड में चैलेंजेस आए, जो फ्रीलांसर्स अपने घर चले गए, जो काड़ा चले गए, उन्होंने कहा कि यार वहाँ तो इंटरनेट नहीं सही चलता, तो घूम फिर के वापस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची आना पड़ा। तो पहले तो शायद ये मसला जो है हमें बड़ी इसको इम्पोर्टेंस दे के सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो हम चाहते हैं कि जो समझ आ जाए लीडरशिप तक, कि एक इंडस्ट्री है जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, एक लड़का उठा या दो लड़के जो है, जो रिमोट बेस की बात कर लेते हैं इधर बैठे, और उन्होंने अपने लैपटॉप से एक कंपनी शुरू की जिसने $1.4 मिलियन तो इन्वेस्टमेंट लाए हैं ना, लेकिन हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20, 30, $40,000 तो कमाता होगा। इस मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज है। अब आप टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाएं, आप जो है आमों की एक्सपोर्ट करें, इन सारी चीज़ों पे बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और फिर आप जितना भी आम एक्सपोर्ट कर लें, को $10-15 बिलियन नहीं आ सकता 3 साल में, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। आप फ्रीलांसर्स देखें, पिछले 2 साल में हमारी IT एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन से $2 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गए, लेकिन $2 बिलियन इज नथिंग एज कम्पेयर टू जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर आई थिंक हम सिर्फ 1 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेन करके हाई पेइंग इंटरनेशनल जॉब्स में प्लेस करें, जिस तरह रिमोट बेस कर रहा है, तो अगले 3 साल में तकरीबन को $15 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हम पाकिस्तान ला सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये कमाया जा रहा है और पाकिस्तान लेकर आया जा रहा है, जो कि बड़ी अहम बात है। लेकिन रिमोट बेस को अगर मैं एलेबोरेट कर सकी हूँ, या अगर आप परसीव कर सकें, जो मेरा पैनल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिन्हें पहले फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें हायर किया जाता है, फिर ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद यही नहीं, उसके बाद जिस चीज के लिए आप सारी जिंदगी तगदो करते हैं, आपको किसी अच्छे इदारे में प्लेस भी किया जाता है कि अब यहाँ बैठ के अपनी सर्विसेज दें, और फिर पाकिस्तान में बैठ के अपनी सर्विसेज दें। कमाना आपने US से है, लेकिन बैठना आपने पाकिस्तान में, यानी अपने मुल्क में है। तो ये चीजें इतनी आसान हो जाएंगी, शायद इस चीज का गुमान आपको भी इस तरह से नहीं था, लेकिन इसको आसान करने में एक अरसा लगा है, इसको आसान करने में एक सोच लगी है, जो कि कासिम की है। कासिम, ये एक आइडिया था जिस पर आपने काम शुरू किया। यंग एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान में अब उस तरह से जगह मिल रही है, पहले ऐसा नहीं था। लोग आइडिया रखते थे, बट स्टिल दे थिंक कि भाई हमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद ही वी आर एबल टू डू समथिंग। लेकिन अब आपने बगैर इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ काम किया, जैसे कि मुझे अभी अर्जिश ने कहा कि लैपटॉप से काम शुरू किया। अब आप जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी तरह भी आपसे मिलते होंगे, मतलब वो लोग जो आपकी सोच आज से 2-3 साल पहले आपकी होगी, वो उनकी होगी। किस किस तरह के लोगों से आप मिले हु वांट टू वर्क विद यू? और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, प्रोग्राम के शुरू में हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की, ये वो लोग हैं जो कि घर बैठ के एक अरसे से कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रिमोट बेस की, तो किस तरह से हम इसको मजीद डेवलप करके इन सबको भी इसमें मर्ज कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सके? बिल्कुल। सो आई थिंक कि इसमें जिस तरह आपने बात की कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी अभी प्रोग्राम से पहले अर्ज़ से भी डिस्कशन हो रही थी कि बस एक इमरजेंसी लगा देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि हर किसी को, हर यूनिवर्सिटी को ट्रेन करना चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने चाहिए। आप मास्टर्स कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, आप कुछ भी फील्ड जो चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट अगर फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आ जाए ना, तो इस मुल्क की आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पैसे नहीं लेकर आ रहे, आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ अपने घर बैठ के काम करें। पाकिस्तान में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर आप घर बैठ के दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। जब आप उनसे सीखते हैं तो आपकी अपनी लर्निंग होती है, आप अपने और स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं, और लोगों को एक्सपोजर मिलता है, उनसे सीख के वो और चीज़ें जो US में चल रही हैं वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। अगर आपने लेट्स से अर्जिश जैसे कह रहे हैं कि आम का कारोबार करना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसके लिए आपको इतना एक्सपोजर भी नहीं है, आपको घर से बाहर भी जाना है। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि 50% या 50 से ऊपर जो परसेंट है इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो वुमेन है। सो औरतों के अंदर इतना किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर लेट्स से आम के कारोबार में जाना है तो उन्होंने अगर
ऑन द फील्ड काम करना है तो उनको काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे कल्चर के अंदर बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि जी रात को 6, 7, 8 बजे के बाद घर आना। और सो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दैट आर वर्किंग एट रिमोट बेस, फॉर फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो रात के 10 बजे भी अगर काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो 12 बजे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घर बैठ के ही काम करना है। तो इससे बेहतर जो है वो आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। सो लाइक यू सेड के अवेयरनेस होनी चाहिए और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा देखिए, इस पर फोकस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जब आपने कामयाब होना होता है तो आप अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं, वो चाहे दूसरे गैर मुल्की ममालिक हो या आपके अपने दोस्त अहबाब हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका वर्क सर्कल हो। हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपको ऊपर लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह से इस मकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर आपने खुश रहना तो फिर आप अपने से नीचे लोगों को देख लें कि वो उनके पास क्या क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा काम है कामयाब होना। तो ज्यादा दूर नहीं जाते, अपने हमसाए मुल्क को देख लेते हैं, इंडिया को। इंडिया की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में इतनी कैजुअल और इतनी कैंडिड हो जाती हूँ कि वो बात जो अगर आम लोग बैठ के 4 ग्रुप में गॉसिप्स के तौर पर भी कर रहे होंगे तो मुझे वही बात अपने प्रोग्राम में भी करनी है, क्योंकि आपको वो समझ आएगी। क्यों? क्योंकि आप वो आम गैदरिंग में बैठकर बात करते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए, IT की बात की जाए, तो हमारा हमसाया मुल्क, हमारा रिवायती हरीफ इतना आगे है इस चीज में कि आप इंटरनेशनल लेवल पे सारी बड़ी बड़ी कंपनी, हैशटैग जितने भी नाम हैं आप देखिए तो बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी, व्हाई नॉट बीइंग पाकिस्तानी? काम आप कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हो गए हैं। अब आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपने अप्रोच करना है रिमोट बेस को या फिर इजाद लैब को, ताकि कुछ नया मिलके इजाद किया जा सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो पहला कदम उठाने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो कदम जो आप उठाते हैं उसकी कंफर्ट लेवल का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं जी हाँ बात कर रही हूँ कि अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम करते हैं तो जाहिर बात है चीज का खास ख्याल रखें कि एक सेहतमंद जिंदगी, एक सेहतमंद ज़हन जो है वो तभी अच्छा काम करते हैं जब आपके कदम कंफर्टेबल होते हैं। तो प्रोग्राम में जरा अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। मैं स्टाइलो शूज की बात करती हूँ। तो आज के बाद आपके लिए समर सेल आ रही है 51%, अप टू 51%। तो उसमें किड्स कलेक्शन भी है, उसमें प्रेट भी है, उसमें परफ्यूम भी है, उसमें ज्वेलरी भी है। उसके अलावा अगर शूज रेंज की बात की जाए तो चूंकि हमने ध्यान रखना होता है कि हर तरह के लोग जो है वो खरीदारी कर सके, खासतौर पर इस तरह के ब्रांड से जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स कहलाते हैं। तो मैक्सिमम 800 से लेके 1200 तक भी एक रेंज मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कोविड की वजह से आप एहतियात कर रहे हैं, स्टोर्स में नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन शॉप आउट करें। इसके अलावा आप करीबी स्टोर पर भी जा सकते हैं, बिकॉज ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए कि आपको अप टू 51% ऑफ दे रहा है स्टाइलो शूज। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। और डू लेट मी कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से मेरा रिव्यू रहा है स्टाइलो शूज पहनने का एक्सपीरियंस। अगर मैं काम करती हूँ डेली बेस पे तो हील्स की बात की जाए, खुस्सा की बात की जाए, अगर आप चप्पल जूती की बात करें घर में पहनने के लिए, यह हर तरह की रेंज मौजूद है। तो जब आप खरीदारी करेंगे तो मुझसे भी रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम में हम इस चीज की बात करें कि कोई भी आइडिया हो उसको आपने लॉन्च तो एक दफा कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अगर आप रिमोट बेस के साथ काम कर रहे हैं या एज ए स्टार्टअप काम कर रहे हैं, तो काम शुरू तो चले आपने बहुत मेहनत से तगदो से कर लिया, लेकिन वो कितने अरसे तक सस्टेन करता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे कासिम इस हवाले से बताएगा कि अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, आपने एक प्रोजेक्ट किया, वो 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन रिमोट बेस इस हवाले से किस तरह से मुख्तलिफ है कि अगर कोई आपके साथ काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो कितने लंबे अरसे तक दे कैन ड्राइव योरसेल्फ, कितना आपके साथ कैसे काम करते हैं? बिल्कुल। सो हमारे तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो ये नहीं होता कि किसी US में किसी बंदे के पास एक आइडिया है, उसने 1 हफ्ते के लिए प्रोजेक्ट बनाया, फिर वो प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, या 2-3 हफ्ते का काम किसी भी अपवर्क या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिल गया। सो हमारे जिन भी कंपनी से काम करते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कुछ उसमें से $1 बिलियन कंपनीज हैं। सो वो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली काम करते हैं और लॉन्ग टर्म करते हैं। साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। और एक जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि
आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, आपको 12 महीने हो जाते हैं, 13 महीने हो जाते हैं, और आपको लगता है कि आपकी लर्निंग रुक गई है, या आपको लगता है कि अब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, सो हम ही आपको एक कंपनी में से उठा के किसी और कंपनी में प्लेस कर देंगे। सो $1 बिलियन क्लाइंट से लेके हम किसी और $1 बिलियन क्लाइंट में डाल देंगे, आप फिर उनकी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे। सो आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती। सो एसेंशियली हम लोग ये कहते हैं कि हम वील टेक केयर ऑफ ऑल द बेसिक नीड्स, और उसके ऊपर जो आपकी लर्निंग है, जो ग्रोथ है, वो एक अनलिमिटेड है, क्योंकि आप अच्छा वो डबल ट्रिपल हो जाती है। देखिए कासिम, इसकी मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि मैं अगर आज कासिम से या अर्जुन से मिली हूँ, तो इनसे मिलने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद मेरे इल्म में कंपैरेटिवली इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फील्ड के लिहाज से इजाफा हुआ है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं इतने सारे लोगों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद यू डोंट नीड टू स्टे कि आप उसी पर रहें, अब आप घर में रहें, आपने काम छोड़ दिया है, फिर आप किसी और कंपनी में प्लेस किए जा रहे हैं, जहां पर अगेन उतनी ही बड़ी तादाद में उतने ही टैलेंटेड लोग आपको उतनी ही टेक्निकल चीजें सिखाएंगे। सो आप बस मुसलसल सीखते चले जाएं, बशर्ते कि आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उस चीज को सीखें भी, और फिर उसमें आपकी एक्सपर्टीज उनसे भी ज्यादा अच्छी हो। तो मैं इस बारे में ये आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब मैं इस किस्म का कोई प्रोग्राम करती हूँ, तो जो लोग टैलेंटेड होते हैं ना, मेरा दिल करता है कि बस वो फौरी तौर पर क्लिक करें और काम करना शुरू कर दें, बिकॉज लोगों को, खासतौर पाकिस्तानी नौजवानों को काम करता देख के, एक्सेल करता देख के खुशी होती है इस चीज़ की, खासतौर पर अगर इंटरनेशनल कंपनीज की बात की जाए। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इंडिया का जिक्र किया कि आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नो वन कैन मीट देम, क्योंकि वो ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आपकी इंटरनेशनल सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनीज में दे आर पेइंग देयर सर्विसेज। तो पाकिस्तान में जो लोग आपसे मिलते हैं एज ए स्टार्टअप, कितना टैलेंट आप लोगों में देखते हैं, या किस चीज़ की मायूसी देखते हैं, या क्या कमी देखते हैं आप? तो एक तो ये कि मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान के बारे में, आई थिंक शायद हम सब भी हैं, लेकिन इसके पास मेरा जो ख़ास रीज़न है वो ये कि टेक्नोलॉजी में मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये एक फैक्ट भी है कि पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम इंडिया को कॉन्टेक्स्ट से 1 मिनट के लिए निकाल दें, तो शायद सिलिकन वैली में, जहाँ के कासिम भी होते हैं, मैं भी बड़ा वक्त गुजारता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम डायस्पोरा वहाँ पर पाकिस्तानी है, मतलब मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज़्यादा हम हैं वहाँ पर। फिर ओवरऑल भी पाकिस्तानियों ने $1 बिलियन कंपनीज बनाई हुई हैं, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन जैसी कंपनीज में डायरेक्टर या वीपी की पोजीशन पे रहे हुए हैं, और बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं सिलिकन वैली में, जो वीसीज हैं, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लकीली पाकिस्तानी है, वो 2nd जनरेशन पाकिस्तानी है, या कुछ लोग 1st जनरेशन भी हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन बहुत हुई। तो ये जो सारी बाहर कंपनीज हैं, अपेरेंटली तो ये बाहर हैं, लेकिन इनके 1, 2, 3 हज़ार लोग पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जिस तरह केपट्रक, इनके कोई 1500 लोग हैं, एफिनिटी है, बहुत सी और कंपनीज हैं, रिमोट बेस भी टेक्निकली अभी अमेरिका में बेस्ड है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इनका पाकिस्तान में बहुत है। और हमने देखा कि फिर यही जो लोग इन कंपनीज के साथ यहाँ बैठे काम करते हैं, कल को अपनी कंपनी बना लेते हैं। अब करीम से बहुत से लोग जो वाबस्ता थे, जो करीम की टीम में थे 3, 4, 5 साल से, आज जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स पाकिस्तान में, एयरलिफ्ट इंक्लूडेड, उनकी सिग्निफिकेंट टीम उन्हीं करीम के लोगों की है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस था। तो टैलेंट है, और आई थिंक टैलेंट को काम भी बहुत अच्छा आता है। मुझे लगता है शायद मैसेस को वो अवेयरनेस नहीं है कि हम यहाँ पर भी जो है यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। एक जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि अमेज़ॉन का एक बहुत हमारे यहाँ ट्रेंड शुरू हो गया, जो आई थिंक सनी अली ने या साकिब अज़हर, इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू की पर्सनल तौर पे कि यार लोगों को सिखाएं कि अमेज़ॉन से पैसे कैसे कमाते हैं। हमें ये लगता है कि जितनी कामयाबी से उन्होंने प्राइवेटली इस चीज़ की मार्केटिंग की है, हमें बाकी चीज़ों की भी करनी चाहिए कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कितनी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग से एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन ये जो करियर है ये आपको ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर देते हैं। मतलब कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखें, जो आप 6 महीने से 1 साल में खुद से भी सीख सकते हैं, और आप आएँ रिमोट बेस में जॉब कर लें, नहीं तो किसी लोकल कंपनी में जॉब कर लें, और अगर आप लगे रहें, क्या पता कल आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए इंजीनियरिंग के। ये तो डोमेन ही ऐसी है जिसमें लर्निंग जो है वो सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मोटिवेशन, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करती है। तो वो वापस जिस तरह आपने बात शुरू की कि बस हमें स्टार्ट लेना है, रास्ते तो सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा अर्जिश, देखिए ये बात है, हम ये बात कर रहे हैं दरअसल उन लोगों की, उन बच्चों की जो कि डिग्री खत्म होने के बाद सोचते हैं कि अब रिमोट बेस को ज्वाइन कर लिया जाए, या XYZ किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया जाए और काम सीखा जाए।
व्हाई नॉट ड्यूरिंग डिग्री? मतलब हमें एक जरा ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये वो जगह होती हैं जहां से आपका माइंड बनना शुरू हो जाता है, या फिर आप जैसे टीचर्स या जो सिखाते हैं वो माइंड बनाना शुरू हो जाते हैं। बट वी वेटिंग फॉर कि हम लोग डिग्री का या कॉन्वोकेशन डे का इंतजार करते हैं, उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो वो डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो वहां से जो गलतियां होती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, आपको क्या लगता है कि हमारे मौलिम हैं, असातिज़ा हैं, सिखाते हैं, दैट्स रियली गुड, लेकिन सिखाने वालों को भी ये सिखाने की या बताने की ज़रूरत है कि भाई किस तरह से आपने बच्चों को तैयार करना है? जी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल सिखाने वालों को सिखाने की ज़रूरत है, ख़ासकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि जो वो 4 साल पहले उन्होंने पढ़ाया था वो इस साल तो इररेलेवेंट हो गया ना। तो ये तो करिकुलम हर साल अपडेट होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इस्तेमाल में नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगता है स्टूडेंट्स का भी वेस्ट होता है। और शायद स्टूडेंट से ज़्यादा इदारों की गलती है, ये मुआशरे की गलती है कि हम उन्हें अवेयरनेस नहीं दे रहे कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद क्या चीज़ इन डिमांड है। तो अगर उन्हें बता दिया जाए कि यार ये रिएक्ट इन डिमांड है, जो भी कोई और लैंग्वेज है, तो फिर वो उस तरफ सोचना भी शुरू कर देंगे। हम उन्हें सिखाते हैं कि आपने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं और वो बेचारे उस पर फोकस करके 4 साल गुजार देते हैं। जब वो निकलते हैं जीपीए बहुत अच्छा लेके भी, तो कोई भी कंपनी उन्हें हायर करने पे तैयार नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम नहीं डिलीवर कर सकते। एक्सपीरियंस जीरो। एग्जैक्टली। और इसमें ये कि फिर कंपनीज के बहुत रिसोर्सेज लगते हैं लोगों को ट्रेन करने में, और ये एक बड़ा सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, जिसमें मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को प्रोएक्टिवली इंडस्ट्री से एंगेज करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री डिफाइन करे कि डिमांड क्या है और उस पर वो लोगों को ट्रेन करें, एजुकेट करें, रेदर देन कि हम बस डिग्रियां पकड़ा के निकालते रहें बच्चों को। 20,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम कहते हैं कि हर साल निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, वो निकल के कहाँ जाते हैं हमें तो नहीं पता, हम हायर कर लें रिमोट बेस में, तो अगर हमें कोई मिला दे कि कहाँ है वो। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप बात कर रहे हैं तो वो इतनी बड़ी तादाद में जो कि पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, वो सिर्फ डिग्री लेके होते हैं, एक्सपीरियंस या टैलेंट लेकर आप पास नहीं होते। इस लिहाज से ये जो इनिशिएटिव सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने उठाया है 3U1M का, जो कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान का हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो भी इक़दाम उठाए गए उसमें सबसे अहम ये इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि 3U1M मतलब 3 साल आपने यूनिवर्सिटी में देने हैं। आप पढ़ें, आप टेक्निकलिटीज, आपकी एकेडमिक लाइफ जो है उसको अच्छे से आप सीखें भी और सिखाएं भी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ यानी 1 साल आपको मार्केट में देना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। हम इस बात पर नहीं रह सकते कि अगर आज भी 8th क्लास की मैट्रिक की बुक देखी जाए तो वही होती है जो हमने पढ़ी है, और वही होती है, मतलब हमारी सेकंड जनरेशन भी, थर्ड जनरेशन भी वही पढ़ी है जो कि हमने पेपर देके पास हुए। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? बट स्टिल अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो चूंकि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से काफी पढ़े हुए हैं, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी सिखाई जा रही है। क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहाँ पर कमी है सिस्टम में जिसकी वजह से हम सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं सिखा रहे? बिल्कुल सर, जिस तरह ब्रेक में बात कर रहे थे कि एक बंदा अगर लेट्स से इंजीनियर्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनमें ज़्यादा है, 4 साल पढ़ के ग्रेजुएट करके जब आता है तो एक लाइन ऑफ कोड नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो प्रोडक्शन पे जा सके। सो हमें उसको फिर से रिट्रेन करना पड़ता है। 4 साल वो यूनिवर्सिटी को पे करता है और फिर हम उसको पे करते हैं उसको सिखाने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। आई थिंक जो बिगेस्ट गैप आ रहा है वो ये आ रहा है कि यस, इंग्लिश प्रॉबेबली उतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं कर रही, या उर्दू उतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं कर रही, या मे बी इवन सब बिजनेस कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस उतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क समझा जाता है, रिएक्ट एक लैंग्वेज है, वो जब मैं 4-5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था वो दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सो इतनी ज़्यादा अगर फास्ट पेस्ड एक फील्ड है तो उसके लिए फिर करिकुलम रिवीजन भी उतनी फास्ट पेस्ड होनी चाहिए, इस प्रोफेसर्स की रीट्रेनिंग भी इतनी फास्ट पेस्ड होनी चाहिए। हमारे कंपनी में 2 प्रोफेसर्स ने अप्लाई किया था और वो पास नहीं कर सके थे प्रोसेस। सो अगर प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वो जो है इंटरव्यू नहीं एक टेक्निकल पास कर सकता है, एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यू, तो फिर बच्चे कैसे पास करेंगे? तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रीथिंकिंग की ज़रूरत है, और इसके अंदर जैसे अर्जिश ने कहा इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि आप आएँ, आप रिमोट बेस से पूछें या एफिनिटी से पूछें कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमें तो आज तक किसी ने रीच आउट नहीं किया, और मेरे डिफरेंट दोस्त भी सॉफ्टवेयर हाउसेस चलाते हैं, आई हैव फ्रेंड्स दैट वर्क एट एफिनिटी, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं। सो वही करिकुलम है, उसी को रिविजन कर रहे हैं, वो किस बेस पे हो रहा है आई डोंट नो, बट और उसी के ऊपर
जो बच्चा ज्यादा फोकस करता है वो ए ग्रेड ले लेता है पुराने फ्रेमवर्क सीख के, Exactly, versus exactly. कि उसको नई चीजें सीख के प्रैक्टिकल सीख के उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो सारा फोकस जैसा अर्जिश कह रहा है ग्रेड्स पे चला जाता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो आते हैं तो 3.5 3.6 जीपीए वाले भी कई बार नहीं पास कर सकते प्रोसेसर, 2 पॉइंट कुछ वाले कर लेते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में रह के कुछ ना कुछ अपना साइड पे किया होता है। अच्छा देखिए, ये बात वाकई सच है कि जब आप डिग्री लेते हैं तो जो गोल्ड मेडल मिलता है या डिग्री मिलती है या जीपीए अच्छा होता है तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक दिन यानी कॉन्वोकेशन डे तक की खुशी होती है। उससे अगले एक महीने तक अगर अच्छी जॉब नहीं मिलती ना तो फिर घर वाले कह रहे होते हैं ये कोई मसला खराब है। फिर वो जो टेंशन और वो जो स्ट्रेस शुरू होता है, फिर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता कि इतने पैसे लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी अगर आप अपनी एक्सपर्टीज या अपना एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे तो फिर वो जो दौर शुरू होता है ना उससे लोगों को, नौजवानों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप मुलाजमतों का इंतजार करें। थिंक अबाउट समथिंग लाइक डिफरेंट, कोई आइडिया ऐसा जो कि आपके दिमाग में है, लेट्स गिव अ ट्राई। उसका स्टार्ट किस तरह से लेना है उसके लिए अब बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स यानी इजाद लैब्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपने सिर्फ सोचना है कि आपने क्या करना है, आपने कंसल्टेशन आपके पास है। और अगर मैं अर्जिश की बात करूं तो चूंकि आप एफिलिएट भी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ और मुआवन खसूसी हैं आप, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को जैसे एलैबोरेट करें कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान में ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ डिफरेंट है तो लेट्स कम एंड वर्क विद अस। बिल्कुल। तो एक तो ये बिल्कुल आपने कहा, मैं एडवाइज़र हूँ शिबली फराज साहब का जो फेडरल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और एक जो हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो मेरे दिल के बड़ा करीब है कि हम पाकिस्तान स्टार्टअप पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये रियलाइजेशन है आई थिंक गवर्नमेंट को भी कि एक बहुत बड़ी ये डोमेन है और ये सबके लिए नया, पूरी दुनिया के लिए नया है, हमारे लिए तो ख़ास तौर पर नया है क्योंकि हमेशा हम लोग पीछे ही चलते हैं, फॉलोअर्स हैं हम ट्रेंड के। तो हमने कहा है कि एक पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए हुकूमत की सतह पर कि स्टार्टअप्स के लिए क्या सपोर्ट अवेलेबल है, इदारों से क्या चाहिए, एफबीआर से लेके एससीसीपी तक, ये सारे जो इदारे हैं वो क्या रोल प्ले करें कि हम एज अ कंट्री एक सपोर्टिव स्टार्टअप एनवायरनमेंट बनाएंगे। अगर जो 5 साल बाद पहले अगर किसी ने स्टार्टअप शुरू किया उसे समझ ही नहीं आ रही थी बेचारे को करना क्या है, तो आज वो मसला नहीं होना चाहिए। और आई थिंक इसी के थ्रू ये बहुत से आप देखते हैं हुकूमती इनक्यूबेटर्स मौजूद हैं, तो जो स्टार्टअप्स अब शुरू कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि वो कनेक्ट करें, जिस तरह हमारी पहले बात हो रही थी कि वो जाएं, वो लोकेशंस पे जाएं, इनक्यूबेटर्स में जाएं, वो कासिम से मिलने की कोशिश करें। आज रात को एक इवेंट है जिसमें ये अवेलेबल होगा पब्लिकली, और इस तरह सारे लोग ही तकरीबन आपकी रीच में होते हैं। सिर्फ सवाल ये कि क्या हम अपने घर से निकल कर जाएंगे और इतनी एफर्ट करेंगे कि हम सीखें, और जब तक हम सीखेंगे नहीं हम किस तरह ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो कासिम ने भी अभी बिल्ड किया है ये लर्निंग के, ये चैलेंजेस के, ये जर्नी के बगैर तो नहीं है, तो घर बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये कि हम ग्रोथ का एक जो पाथ है वो पकड़ लें। अच्छा देखिए, आप कासिम का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि हमने रिमोट पे इसको बड़े अच्छे से एलैबोरेट करने की कोशिश की है, बट स्टिल वी हैव सो मेनी अदर फील्ड्स एज वेल। मतलब अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें हर फील्ड के लोगों की बात करनी है कि अगर मुझे स्क्रीन के उस तरफ जो लोग देख रहे हैं अगर वो सोचे कि मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुंसलिक नहीं हूँ, तो अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी स्टार्टअप की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, वो कोई क्लॉथिंग बिजनेस हो सकता है, कोई केमिकल का बिजनेस हो सकता है, XYZ जो भी आपके पास आइडिया है, किस तरह के स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, और जो चीज आप देखते हैं जो सिखाने की जरूरत है, ये जो स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं उन्हें बताने की जरूरत है, वो क्या चीज है कि अगर उसको आइडिया है तो उसे स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे लेना है इस बारे में? जी, तो हमारा मेनली जो फोकस है वो टेक स्टार्टअप्स पे है जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, जिनमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का एक मेन रोल है। लेकिन जो जवाब है वो मैं सारे स्टार्टअप्स के लिए दे दूंगा। आई थिंक कि कोई भी अगर आपको आइडिया हो, मुझे लगता है कि आप अगर जो है ना वो मिल्क शेक भी अच्छा बनाए ना तो आप बड़े फेमस हो जाते हैं उसमें। तो बस जो भी आपका आइडिया है वो टेक है, नॉन टेक है, उसमें फिगर आउट करें कि करना क्या है और बस करना शुरू कर दें। जो आज हमारी सारे ये बिजनेस ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, पैकेजेस से लेके जहांगीर सिद्दीकी और जितने ग्रुप्स हैं, इन सारों ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट ही लिया था। टेक्नोलॉजी में ये कि ग्रोथ बड़ी जल्दी हो जाती है, तो हम रिकमेंड करेंगे जो भी शुरू कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सीख लें अगर नहीं आती, लेकिन अगर नहीं भी समझ आती तो बस शुरू कर लें। अगर नॉन टेक भी आपका कोई आइडिया है, कोई आपने जो है वो कारोबार करना है ट्रेडिशनल किस्म का, इसमें मैं एक मिसाल दूंगा हमारे एक दोस्त की कि जो मंडी से सब्जियां और फ्रूट इकट्ठा करता है और बेसिकली उसका एग्रीगेटर है, तो
तो वो सारी जगहों पे इकट्ठा कर लेता है और वो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है। तो लाहौर में वो कुछ 70 एक रेस्टोरेंट्स को करता है और वहाँ से ग्रो करके अब वो बड़े बड़े ब्रांड्स को उनकी प्रोडक्शन के लिए वो सप्लाई कर रहा है। और वो भी टेक्नोलॉजी का इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन वो एक स्टार्टअप बिल्कुल है। तो उसकी जो एक्सपर्टी थी वो इस्तेमाल करते हुए उसने एक स्टार्टअप बिल्ड कर लिया। और यही सारों के लिए रिकमेंडेशन है कि आपके पास जो भी आइडिया है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, पहले तो ये कि काम उसमें करें। कि कासिम की जो एक्सपर्टीज थी उसने उसमें काम किया है तो वो एक्सेल कर रहा है। अगर आप बिल्कुल एक नई डोमेन में चले जाएंगे तो एक लर्निंग कर्व बड़ा बड़ा है। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करें और उसके अराउंड कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दें, और बाकी ये कि बस आप लगे रहेंगे तो रास्ते तो खुल ही जाएंगे ना। ये तो इंशाल्लाह जब आप ये चलना शुरू कुदरत का करते हैं निज़ाम तो है। कारवां बन जाता है, लोग शामिल होते चले जाते हैं, बशर्ते ये कि आप इस चीज़ की विल दिखाएं कि आप कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। कासिम, जाते जाते जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो कि कासिम की तरह रिमोट बेस बनाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? उनको मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा। और उससे पहले मैं एक अर्जिश की बात पे भी टच करना चाहूँगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर भी आप सीख सकते हैं, और ये पैगाम भी यही है। और मेरी अपनी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं है। Oh my goodness. आई लर्न हाउ टू कोड, खुद से गूगल पे सर्च किया, कोड अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके सीख सकते ठीक है। हैं। इस तरह के कई और प्लेटफॉर्म्स है, यूडेमी हो गया, कोड अकेडमी हो गया। तो ऐसी ये कोई वो चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि जी डिग्री होनी जरूरी है, होएगी तो मैं ऐसा करूँगा। तो और मैं बचपन में भी वेबसाइट्स बनाता था, सब कुछ करता था, बट वो ऑनलाइन खुद से सीख सीख के करता था। तो यही पैगाम है कि लाइक आप कर सकते हैं, और जर्नी आसान नहीं होगी। सो एक बात मैं 100% गारंटी कर सकता हूँ कि आसान नहीं होगी, बट जितनी वो मुश्किल होगी ना उतनी रिवॉर्डिंग भी होगी। सो वंस यू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं आई एम प्रॉब्ली द बिगेस्ट फेलियर आई नो, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें फेल कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और यूनिवर्सिटी शुरू होने से भी पहले तब से कोई ना कोई चीज़ ट्राई करता रहता था। बट बेस्ट सबसे सक्सेस की खूबसूरत बात है कि इट ओनली हैज़ टू गो राइट वंस। सिर्फ एक दफ़ा आपका ठीक वट एवर यूर ट्राइंग टू डू, अगर एक दफ़ा प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं इसको स्टार्टअप्स के अंदर, कि प्रोडक्ट मार्केट फिट एक दफ़ा आपका हिट हो जाता है तो उसके बाद आप फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। और सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है, आप इम्पैक्ट देखें कि कितना क्रिएट हो रहा है। सो अगर हमारा विजन ये है कि हम लोगों ने 100 बिलियन डॉलर कंपनीज को पावर करना है, उन कंपनीज के अंदर टीम्स जो है वो रिमोट बेस की होंगी। सो एक करीम ले लें या एक ऊबर ले लें, उनका इम्पैक्ट सोचें, और सोचें कि अगर हमने दुनिया की 100 कंपनी को पावर कर दिया, जिनमें से 3 को हम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये तो पूरी दुनिया चेंजिंग इवेंट है, और उसको पाकिस्तान पावर कर रहा है। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो इनिशिएटिव है जो कि अर्जिश ने और कासिम ने मिलकर उठाया है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, मैं इसको यकीनन कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं। इन दोनों की बात को क्रक्स के तौर पर अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो अगर आपने मुश्किल वक्त नहीं देखा तो आप आसान वक्त नहीं देख सकते। तो पहले मुश्किल वक्त को फेस करना ज्यादा जरूरी है। सारी बातों से क्रक्स सिर्फ यही निकला कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपके अंदर एक्सपर्टीज क्या है। आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी एक्सपर्टीज को तो उसे पॉलिश करेंगे, और उसके बाद कैश करने के लिए तो अब ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अपने आप को या अपनी एक्सपर्टीज को पहचानने की कोशिश करें, और उसके बाद ये सारी बातें जो हमने आज प्रोग्राम में की हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लिक भी की होंगी। रिमोट बेस या इजाद लैब्स का आप अप्रोच भी करेंगे ताकि अपने आइडियाज को कैश करके आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और काइंडली कोविड-19 की वजह से जहां जाएं प्रिकॉशंस करें, SOPs का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।